अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 5 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है। तो जीवित रहने के लिए भूमि, जल और हवा चाहिए, जो कि पृथ्वी पर, इसलिए यहाँ मानव जीवित रह सकता है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो वह 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन हो गए? भूमि, जल और हवा, तथा दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। भू का मतलब होता है भूमि और मंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा का साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब साइड में थोड़ी सी एक नोट्स में दिया हुआ है शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में यानी लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हुडर का अर्थ होता है जल और बायोमास का अर्थ होता है जीवन। अब आते हैं भूमंडल पे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पट्टी की चट्टानें तथा पृथ्वी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है महाद्वीप और एक हो जाता है महासागर। बड़े स्थलीय भूभागों के लिए को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों के स्थान को महासागरीय बेसिन का नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की बेसिन वर्ड आता है कि बेसिन है क्या। बेसिन जैसे हम लोग के किचन में भी एक लगी रहती है बेसिन, जिसमें बीच में जब पानी गिरती है तो वो चारों तरफ गिरती है, और जब पानी चारों तरफ गिरती है तो चारों तरफ से एक पाइप की तरह बना है, वह एक जगह आकर चारों तरफ से जब आती है तो एक टिप की तरह बनी रहती है, वहां गिरती है। इसी तरह महासागरीय जो बेसिन होती है, जब धरातल की सारी नदियां, तालाब, नदी, झील, झरने के पानी जब आती है तो उसी तरह से एक बेसिन की तरह से चारों तरफ से आकर जहां गिरती है उसी को बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को हम लोग देखेंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, सभी स्थलीय नहीं, सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब आते हैं हम लोग चित्र 5.1 में। इसमें हम लोग महासागर, महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पिक्चर को देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा महाद्वीप छोटा है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बगल में यूरोप है। यूरोप के दक्षिण में अफ्रीका है। अफ्रीका के पश्चिम में दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है। और अफ्रीका के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका है 3 नंबर, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग एशिया में आते हैं। ये एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, इसको कैसे जानेंगे। एशिया महाद्वीप में और क्या क्या है? तो एशिया में तिब्बत का पठार है और हिमालय पर्वत है। सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं है, और भी सारी बातें हैं, लेकिन अभी ये शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं। उसके बाद एशिया के बगल में यूरोप है। तो एशिया और यूरोप को एक यूराल पर्वत है जो अलग करता है। उसके बाद आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल है, एटलस है, नील नदी है और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। तो नील नदी अफ्रीका में पूरब साइड में है, एटलस उत्तरी दिशा में है और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी दिशा में है। सहारा मरुस्थल भी उत्तरी दिशा में है। अब एशिया, यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करती है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास है, और अल्पेशियन पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास है। उसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत है एंडीज पर्वत, जो पिक्चर में देख के भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उत्तर दिशा, अफ्रीका के उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक यानी दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है।
इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट मतलब बड़ा, सैंड मतलब बालू, और डेजर्ट मतलब राजस्थान मतलब मरुस्थल। तो अब सबसे बड़ा ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइजिंग रेट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब आते हैं कि कौन सी रेखा किस महासागर से होके गुजरती है? तो जो बीच की जो डॉटेड लाइन दिखा रही है वो विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। अब आते हैं कि 0 डिग्री किस किस महाद्वीप से होके गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में। फिर उसके बाद उसके जस्ट ऊपर में जाएंगे, यानी कि उसके जब विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो विषुवत रेखा से ऊपर की भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का कहने का मतलब कि विषुवत रेखा से जस्ट नीचे की जो डॉटेड लाइन होती है उसमें, अब उसको देखेंगे वह रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। अब ये फिर क्वेश्चन एक बन सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? तीनों रेखाएं कहने का मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। अब पूछिएगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? यूरोप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कोई भी रेखा, यानी रेखा, कोई रेखा कहने का मतलब कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है। एक हम लोग का सबसे अंतिम महाद्वीप है अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो श्वेत महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि साल के 365 दिन वह बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से ढका रहने का कारण ये है कि वह दक्षिणी गोलार्ध के बहुत ही से सटा हुआ है, और सटे हुए रहने के कारण ही वहाँ पे बर्फ हमेशा बना रहता है, जिसके कारण हम लोग उसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब इसे प्रश्नली भी पूछ सकता है कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, सहारा से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है। अब आते हैं इसमें महासागर के बारे में। तो किस महाद्वीप के पास कौन कौन से महासागर है, या किन महासागरों से वह महाद्वीप घिरा हुआ है? तो जैसे एशिया में आते हैं, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूरब में प्रशांत है, दक्षिण में हिंद है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से घिरा हुआ है। अफ्रीका के पूरब में हिंद है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक है और उत्तर में भूमध्य सागर है। दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। ठीक, इस प्रकार हमारे महाद्वीप 5 हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? महाद्वीप। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। महाद्वीप कितने होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं, कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, ये सब भी हम लोग देख चुके। लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं जब टॉपिक दिया है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे को अलग करती है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, जो कि चित्र 5.1 में के विश्व के मानचित्र में दिखाया गया है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे महाद्वीप हैं, इसलिए उसको स्थल का बहुत बड़ा महाद्वीप है उधर। अब आते हैं एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध कहने का मतलब जब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया या पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध करने का मतलब जब अक्षांश रेखा
जब ध्रुव को दो बराबर भागों में बांटती है तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। उसी तरह जब देशांतर रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, बांटने का मतलब जब नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच जब मिलाया जाता है तो उस टाइम ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक होता है पूर्वी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम मैप में देख के भी बता सकते हैं कि एशिया किस महाद्वीप में आती है। तो हम ये पूर्वी गोलार्ध में आती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया कहने का मतलब यूरोप और एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह विश्व का छोटा नहीं है, यह सिर्फ एशिया से छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप जो है वह एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तीन तरफ जल से कहने का मतलब कि उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में आपको हो जाएगा अटलांटिक और तो वह प्रशांत है, अटलांटिक है और आर्कटिक है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर है? तो पूर्व में हिंद है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिणी अमेरिका में के पूर्व में अटलांटिक है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महासागरों और सागरों समुद्र से दोनों से घिरा हुआ है और इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब आते हैं अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। तो अस्थायी मानव निवास इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे जल, भूमि और वायु की उपलब्धता नहीं है। और भूमि अगर जल की भी है, अगर वायु की है तो भूमि की नहीं है। तो भूमि की जहाँ पे नहीं होगी वहाँ मनुष्यों के लिए या मानव के लिए जो हमारे खाने जिससे जीवित रह सकते हैं वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल सकती है। इसलिए बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है और भारत के भी शोध केंद्र संस्थान वहाँ पे हैं। उनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अब आते हैं हम लोग जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% जल तथा 29% भाग स्थल है। तो 71% जल होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। मतलब कि जल के सभी रूप उपस्थित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ और भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। तो खारा कहने का मतलब कि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण जल कहने का मतलब कि उसमें नमक की मात्रा कम होती है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो हम लोग का यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला इसलिए कहते हैं क्योंकि 71% जल है, फिर भी हमें जल की कमी क्यों महसूस होती है? तो जल की कमी महसूस होने के कारण ये है कि जो अधिकांश भाग में जो जल है वो खारा है और खारा होने के कारण हम उसको अपने यूज में नहीं ला सकते। अब आते हैं महासागर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल में हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं
महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां कौन कौन सी होगी? तरंग, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा दक्षिणी तथा 5वां आर्कटिक। अब आते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब कि गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखेंगे तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, पहला प्रशांत महासागर था और दूसरा अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। यानी कि अटलांटिक महासागर किन किन से घिरा हुआ है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी कि 4 महाद्वीप से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब आते हैं हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। फिर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो एक देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि यह महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको चारों ओर से महासागर घेरता है? तो दक्षिणी महासागर महाद्वीप को घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब आते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये कौन? वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो हमारी जो माउंट एवरेस्ट है वह 8000 समथिंग है, लेकिन वायुमंडल कहाँ तक है? 1600 किलोमीटर तक है। इसलिए जब भी हम लोग पहाड़ पे या हम जो भी चढ़ते हैं पर्वतरोही, वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस लेकर के जाते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ, संताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का भाग बना है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, जो कि एक मात्रा में ये सारी गैसें आ जाती है। यानी कि सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस जरूरत है? तो नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पृथ्वी या पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों
को हवा के में घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, यानी कि हमेशा चलते फिरते रहना। उसके बाद है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। तो जीवन के लिए क्या मौजूद चाहिए? स्थल, जल और हवा। ये तीन चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी का मतलब जो स्तन यानी कि जमीन पर रहते हैं आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों से दूषित प्रवाहित पदार्थों के प्रवाहित होने के कारण उनका जलमग्न के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के तापमान में यानी कि ज्यादा जब गर्मी होती है तो क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक होती है तो इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? तो जल, जीव, भू यानी कि जल का मतलब जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल और स्थल मंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम बताइए। पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम बताइए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम बताइए। वायुमंडल के 5 विभिन्न परत है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है और जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे स्थल ज़्यादा है। स्थल जो है वो ज़्यादा जगहों में है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवमंडल में स्थल, जल और वायु है और इन तीनों के बिना ही अगर ये जहाँ पे ये तीनों है वहीं पे जीव है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो वहाँ पे जीवन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल के किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का है, वो भी 71%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो थलमंडल ठोस चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा हुआ है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा हुआ है। डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, लाइक
comment and subscribe. Thank you.